नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। केसीआर बीआरएस हुकूमत के दौरान निज़ाम जैसी बादशाहत लाना चाहते थे, रेवंत रेड्डी का बयान। बीआरएस एमएलए डी नागेंदर और शेविल्ला के एमपी रंजीत रेड्डी कांग्रेस में शामिल। एसआईबी के साबिक़ डायरेक्टर प्रणीत राव को पुलिस ने ले लिया तहवील में। नमाज तरावी अदा करने वाले बैरून ममालिक के तलबा पर हुजूम का हमला, गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में वाक़या। लोकसभा इंतखाबात, मजलिस के 3 उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी और बीआरएस मिलकर भी कांग्रेस हुकूमत को नहीं गिरा सकती, रेवंत रेड्डी का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव बीआरएस हुकूमत के दौरान निज़ाम जैसी बादशाहत लाना चाहते थे। उन्होंने रिमार्क किया कि निज़ाम चाहते थे कि इनके जानशीन इख्तिदार में हों और के चंद्रशेखर राव भी ऐसा ही करने के बारे में सोचा था। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत के 100 दिन मुकम्मिल होने के मौके पर हैदराबाद में मुनक़िदा सहाफ़त मुलाक़ात प्रोग्राम में कहा कि जब के चंद्रशेखर राव ने अपनी विरासत को अवाम पर मुसल्लत करने की कोशिश की तो तेलंगाना समाज इनके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गया और केसीआर ख़ानदान को इक़्तिदार से हटा दिया। कहा केसीआर ने जमहूरियत पर यकीन नहीं रखा, उन्होंने कभी भी अवाम की आज़ादी का एहतराम नहीं किया। रेवंत रेड्डी ने कहा केसीआर ने सक़ाफ़त और तेलंगाना की रिवायत को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा 17 सितंबर 1948 तारीख़ में बड़ी अहमियत का हामिल है, 3 दिसंबर 2023 भी इतना ही अहम है। उन्होंने कहा 17 सितंबर 1948 में निज़ाम की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ तो केसीआर की हुक्मरानी का ख़ात्मा 3 दिसंबर 2023 को हुआ। उन्होंने कहा आमिर हमेशा सक़ाफ़त को तबाह करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपनी हुकूमत में धरना चौक में एहतजाज की भी इजाज़त दे दी है। సెప్టెంబర్ 17, 1948 ఆనాడు ఉమ్మడి హైదరాబాద్ రాష్ట్రం కావచ్చు, భారతదేశం కావచ్చు, ప్రపంచం కావచ్చు, ఒక్కసారిగా మన వైపు మళ్ళీ చూసి సెప్టెంబర్ 17, 1948కు ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. ప్రపంచంలో ఎక్కడ అణిచివేత, ఎక్కడ ఆధిపత్యం ఉంటుందో వాళ్ళకు ఒక స్ఫూర్తినిచ్చే విధంగా సాయుధ రైతాంగ పోరాటాన్ని నిర్మించి 7 తరాలు తన ఆధిపత్యాన్ని, తన రాచరికాన్ని మన మీద రుద్ది, మన మీద పెత్తనం చేసి, మనల్ని అదిమిపెట్టి మన మీద అజమాయిషీ చేయాలని స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణం లేని రాచరిక పరిపాలనకు ఆ రోజు విముక్తి కలిగింది. ఎందుకు ఆ రోజును మళ్ళీ ఈరోజు గుర్తు చేస్తున్నా అంటే డిసెంబర్ 3, 2023 కూడా అంతే ప్రత్యేకత ఉన్నది. సెప్టెంబర్ 17, 1948కి ఎంత ప్రత్యేకత ఉందో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డిసెంబర్ 3, 2023 కూడా అంతే ప్రత్యేకత, ప్రాధాన్యత. ప్రపంచమంతా ఇటువైపు అబ్బురపడే విధంగా ప్రజలిచ్చిన తీర్పు ఆ రోజు వచ్చింది. అందుకే అంత ప్రాధాన్యత ఉంది. दहली शराब घोटाले मामले में के कविता को अदालत ने 7 दिन के लिए रिमांड में दे दिया। दहली शराब घोटाले में राउस एवेन्यू अदालत ने बीआरएस के रुकन कौंसिल के कविता को 7 दिन के लिए ईडी के रिमांड में दे दिया। ताहम इन्हें रिमांड के दौरान वकला और अरकान ख़ानदान से मुलाकात करने और घर का खाना खाने की इजाज़त दे दी गई। हैदराबाद ने कविता को गिरफ्तार करने वाले ईडी के अहदेदारों ने रात में ही इन्हें दहली मुंतकिल कर दिया। बादशाह कविता के तिब्बी टेस्ट किए गए, इसके बाद राउस एवेन्यू अदालत में पेश किया गया। कविता के वकला ने कविता की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। कोर्ट ने 23 मार्च को दोपहर 12 बजे कोर्ट में पेश करने की ईडी को हिदायत दी। दहली शराब मामले में कविता की गिरफ्तारी और ईडी को 7 दिन की तहवील में देने की इत्तला मिलने के बाद इनके वालिद व बीआरएस के सरबराह केसीआर अपनी क़यामगाह से फार्म हाउस को मुंतकिल हो गए। वाज़ेह है कि कविता की गिरफ्तारी पर उन्होंने अभी तक कोई रद्दमल ज़ाहिर नहीं किया है। ईडी के अहदेदारों ने दहली शराब स्कैम में मज़ीद पेशरफ्त करते हुए कविता के शौहर अनिल, कविता के पीआरओ राजेश के अलावा दूसरे 3 अफराद को नोटिस जारी करते हुए इन्हें पीर के दिन पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी है।
ईडी के ओहदेदारों ने इन 5 लोगों के पहले सेल फोन्स को जब्त कर लिया है। कविता की कस्टडी रिपोर्ट में अहम मालूमात फराहम की गई। दहली शराब स्कैम में कविता को अहम मुलजिम तस्वुर किया जा रहा है। साउथ लॉबी के नाम से शराब स्कैम में अहम रोल निभाने का कविता पर इल्ज़ाम है। रिश्वत के तौर पर कविता ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। रामचंद्रा कविता का बेनामी है। बताया गया कि रामचंद्रा के जरिए कविता ने सारा खेल खेला है। एम श्रीनिवास रेड्डी के जरिए साजिश तैयार करते हुए कविता ने 30 करोड़ रुपए दहली मुंतकिल किया। इसके अलावा रिपोर्ट में मजीद कई इंकशाफात हुए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने लोकसभा इंतखाबात के एलामिया की इजराई से कबल 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बताया कि हैदराबाद से वो खुद इंतखाब लड़ेंगे, जबकि औरंगाबाद से मौजूदा रुकन पार्लिमान इम्तियाज़ जलील जमात के उम्मीदवार होंगे। किशनगंज से अख्तरुल ईमान को टिकट दिया जाएगा। मज़ीद किन नशिस्तों पर मुकाबला किया जाएगा, इस सिलसिले में पार्टी गौर व खौज कर रही है। औरंगाबाद से इंशाल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब लड़ेंगे। किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे बिहार के अध्यक्ष लड़ेंगे। हैदराबाद से इंशाल्लाह पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को टिकट देगी। इससे हटकर भी बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में हमारे वहाँ के पार्टी प्रेसिडेंट्स डिसाइड कर रहे हैं, आपको बता देंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया अस्पताल के तहफ़्फ़ुज़ पर जवाब देते हुए कहा कि दीगर क़दीम इमारतों की भी हिफाजत की जाएगी। हैदराबाद में सहाफ़त मुलाकात प्रोग्राम में सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया। मोहम्मद रियाज अहमद, सियासत टीवी। सर, आप मूसी रिवर ब्यूटिफिकेशन हाँ भाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। हाँ बोलो। लेकिन उसी के करीब उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल है, उसे बचाने के लिए आप क्या करेंगे? नहीं, अभी हाईकोर्ट में उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल डिमोलिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए हाईकोर्ट में केस चल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हम लोग उसके ऊपर कदम उठाएंगे। और जो भी हेरिटेज है, हमारा हेरिटेज प्रिसिंक्ट्स को हर जगह में बचाने के लिए उसका एक नया तरीका से हम मूसी के साथ साथ हेरिटेज भी उसमें मिला दे के एक प्लानिंग बना रहे। वो हेरिटेज, हर छोटे बड़े हेरिटेज को हम बचाने के लिए कोशिश करेंगे। నెక్స్ట్ సార్ చెప్పండి సార్ ఇన్ ద లాస్ట్ 10 నిమిషాలు జర్నలిస్ట్ इमाम और मौज़निन को महाना 10,000 रुपये कब मिलेंगे? सहाफ़त प्रोग्राम से सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जवाब देते हुए कहा कि हम जून में मेन बजट में तय करेंगे कि इमाम और मौज़निन को महाना 10,000 रुपये वज़ाइफ कब जारी किए जाएंगे। छोटा क्वेश्चन है आपसे मेरे को। आप छोटा क्यों भाई, बड़ा ही पूछो। सर, आप इंतखाबात से पहले माइनॉरिटी मैनिफेस्ट रखे थे जो 4,000 करोड़ देते बोले थे, इमाम और मौज़न को 12,000 रुपये देते बोले थे। तो वो लोग सबके अंदर एक छोटा डाउट है कि वो कब मिलेगा। अभी मेन बजट जो आएंगे ना जून में, तब वो पूरा बजट लेके हम आगे जाएंगे। क्योंकि हर मैनिफेस्टो में जो बात दिए, हम लोग फुल फ्लेज बजट जब रखते तब हम पॉलिसी डिसाइड करेंगे। अभी तो वोटान अकाउंट बजट किए, अभी सैलरीज के लिए सरकार चलाने के लिए हम लोग बजट प्रवेश किए। अभी आने वाले दिनों में हम सब सही तरीक़ा से ये सब सारे मुद्दों को हम रिजॉल्व कर देंगे। రైట్ సార్, ఇక్కడ అశోక్ రెడ్డి సార్, ఏఆర్ మీడియా నుంచి। बीआरएस पार्टी को एक और झटका लगा। खैरताबाद के बीआरएस एमएलए दानम नागेंदर और चिविल्ला के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इन दोनों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, पार्टी के इंचार्ज दीपा दास मुंशी और कांग्रेस के दीगर कायदीन की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। दीपा दास मुंशी ने इनको पार्टी का खंडवा पहनाया। कबल अज़ी नागेंदर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से खैरसगाली मुलाकात की थी। इसके बाद से ही ये इत्तलात गश्त कर रही थी कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे और आज इन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नागेंदर ने अपने सियासी करियर का आगाज़ कांग्रेस पार्टी से ही किया था। चिविल्ला के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने भी कांग्रेस में शमूलियत पर मसरत का इजहार किया। रंजीत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने मौजूदा सियासी पेशरफ्त के पेश नज़र बीआरएस से इस्तीफ़ा दे दिया। रंजीत रेड्डी ने चिविल्ला के लोकसभा हल्के के अवाम की खिदमत का मौका देने पर साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और इनके फर्जंद केटीआर का शुक्रिया अदा किया। लोकसभा इंतखाबात से पहले सरकर्दा लीडरान बीआरएस छोड़ रहे हैं। हाल ही में ज़हीराबाद के रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया।
वर्धनापेट के साबिक एमएलए ए रमेश, जिन्होंने हफ्ते को पार्टी छोड़ दी और इतवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इनके अलावा कई लीडरों ने भी पार्टी छोड़ दी है। बीजेपी और बीआरएस मिलकर भी कांग्रेस हुकूमत को नहीं गिरा सकती। तेलंगाना में कांग्रेस के 100 दिन मुकम्मिल होने पर सहाफ़त मुलाकात प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इन ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम भी पूरी तरह तैयार है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर दिखाएंगे। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को 100 दिन के अंदर गिराने की साजिश हो रही है, बहुत गंभीर मामला है। कौन लोग हैं इसके पीछे और क्या आपका इशारा केंद्र सरकार या बीजेपी की तरफ भी है, क्योंकि आप कहते रहे हैं कि बीआरएस और बीजेपी एक ही प्लेटफॉर्म पे है? हाँ, इसीलिए मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। ये साजिश नहीं किए तो कैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर 6 महीने में सरकार गिर जाएंगे, ऐसा क्यों वो बयान दे रहा है? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर लक्ष्मण हु इज राज्यसभा मेंबर एंड ओबीसी सेल चेयरमैन ऑफ भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल, उन्होंने भी कहा कि भाई पार्लियामेंट चुनाव होते ही ये सरकार हम गिरा देंगे। जो हमारा एक्शन प्लान है हिमाचल प्रदेश में हम कर दिया, अभी आगे हम तेलंगाना में कदम उठाएंगे। सीधा सीधा सबके सामने ऐसे बयान भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस दोनों बयान दे रहे हैं। इसका मतलब इनका ने 39 है, उनका ने 8 लोग हैं, 2 मिलाए तो भी सरकार बनाने का मौका नहीं है। ये लोग ऐसे बयान देकर ये दोनों के बीच में जो चर्चा हो रही है, 8 से सरकार नहीं बनने वाले। सेम वही लाइन्स पे बीआरएस वाले भी बोल रहे हैं। ये 2 मिलने के बाद और बाकी का कार्रवाई ये लोग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे बयानों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे कहने भी पूरा तैयार, माल मसाला पूरा तैयार है। जब जरूरी है तब मैं वो भी काम करके दिखाऊंगा। सीएम का रियासत तेलंगाना में एसएससी इम्तहानात का कल पीर से आगाज़ हो रहा है। इसमें तलबा को इम्तहानी मरकज़ में दाखिले के लिए 5 मिनट की रियायत होगी। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के मुताबिक इस साल तेलंगाना में तकरीबन 5,83,085 तलबा एसएससी इम्तहानात में शिरकत करेंगे, जिनमें 2,57,952 लड़के और 2,50,433 लड़कियां हैं। ये इम्तहानात रियासत में 2,676 मराकिज़ पर 18 मार्च ता 2 अप्रैल मुनक़िद होंगे। एसएससी इम्तहानात सुबह 9:30 बजे शुरू होंगे और तलबा को 9:35 तक इम्तहानी मरकज़ में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को बाबू, जगन और पवन से ताबीर करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश को एक मौसर क़ियादत की ज़रूरत है जो मरकज़ से सवाल कर सकें। रेवंत रेड्डी ने विशाखापट्टनम में कांग्रेस पार्टी के एक ज़बरदस्त जलसा आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हालांकि 2 तेलुगु रियासतों को ज़मीन पर तकसीम कर दिया गया है, लेकिन जब कभी आंध्र प्रदेश के आवाम को ज़रूरत होगी वो इनके लिए खड़े रहेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश को कई बड़े मसाइल का सामना है और कोई भी मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो साबिक़ वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की ख्वाहिशात को पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत की आवाम के लिए वाईएसआर की खिदमत मिसाली थी। कहा उन्होंने कभी भी बीजेपी के आगे झुकना गवारा नहीं किया। जिस तरह आज वाईएसआर, कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी किसी भी हद तक झुकने को तैयार है। उन्होंने कहा आंध्र प्रदेश को समझना चाहिए कि राजशेखर रेड्डी की हकीकी वारिस कौन है। आंध्र प्रदेश के अवाम के लिए जिद्दोजहद करने वाली वाईएस शर्मिला के जज्बे की सताइश करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि शर्मिला अपनी जान की परवाह किए बगैर जिद्दोजहद के लिए तैयार है और एक पड़ोसी रियासत के वज़ीर आला की हैसियत से वो भी हमेशा शर्मिला के लिए दस्तयाब रहेंगे। ఇయాల మోడీ ధైర్యమేంది, మోడీ బలమేంది, మోడీ బలగమేంది, బీజేపీ అంటే అర్థమేందో ఇయాల ఆంధ్రప్రదేశ్ మిత్రులు ఆలోచన చేయాలి. బీజేపీ అంటే బాబు, జగన్, పవన్, ఈ ముగ్గురు బీజేపీ. బాబు, జగన్, పవన్, మోడీ బలం, మోడీ బలగం. ఇంక ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల కోసం మోడీ ఎందుకేం చేస్తాడు? ఎవరు గెలిచినా ఆయన దొడ్లోకి పోయేటోళ్ళే. ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో 25 ఎంపీలు మోడీ ఖాతాలో ఉండేటివే. మీరు ఈడ అనుకోవచ్చు మేము ఈ పక్కన ఉన్నాం లేకపోతే ఆ పక్కన ఉన్నామని. అయ్యా జగన్ రెడ్డి పక్కన ఉన్నా, పెద్దలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పక్కన ఉన్నా, వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఢిల్లీలో వెళ్తే మోడీ పక్కనే ముత్యాల ముగ్గులో రావు గోపాలరావు పక్కన ఇద్దరు ఉంటారు, తందానా తానా అనేటోళ్ళు. వీళ్ళిద్దరు అదే కదా ఢిల్లీకి వెళ్తే. ఢిల్లీలో వీళ్ళు ఎవరైనా మోడీని అడుగుతారా? మోడీని నిలదీస్తారా?
మీ ప్రాంతం కోసం ఏమైనా తెస్తారా? మరి ఒకవేళ తెచ్చేటట్టు అయితే 5 ఏళ్ళు వారున్నారు, 5 ఏళ్ళు వీరున్నారు. పోలవరం పూర్తెందుకు కాలే, రాజధాని రాలేదెందుకు మనకు? మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి మిత్రులారా. వాళ్ళిద్దరూ పాలన చేసే నాయకులు కావాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళిద్దరూ ప్రశ్నించే గొంతులు కావాలని అనుకుంటలేరు మిత్రులారా. ఇవాళ అందుకే నేను అబద్ధాలు చెప్పదలుచుకోలే, అలవి కాని మాటలు మీకు నేను చెప్పదలుచుకోలే. వాస్తవంగా మీకు కావాల్సింది పాలకులు కాదు, మీకు కావాల్సింది ప్రశ్నించే గొంతుకలు. ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతం సమస్యల మీద జాతీయ స్థాయిలో నిలదీసే వాళ్ళు, నిటారుగా కొట్లాడే వాళ్ళు కావాలి. వెన్నెముక లేని నాయకత్వం మీ సమస్యల్ని పరిష్కరించదు. నిటారుగా నిలబడి కొట్లాడే నాయకత్వం మీ సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తారు. అందుకే शवाहद को नुकसान पहुंचाने के मामले में स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB के साबिक डायरेक्टर प्रणीत राव को पंजागुट्टा पुलिस ने तहवील में ले लिया। शहर हैदराबाद की एक अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ प्रणीत राव को पुलिस की तहवील में देने के अहकामात जारी किए थे, जिसके बाद आज पंजागुट्टा पुलिस चंचलगुड़ा जेल पहुंची और मुलजिम को 7 दिनों की तहवील में देने के लिए अदालत की जानिब से दिए गए अहकाम हवाले किए। प्रणीत इस माह की 23 तारीख तक पुलिस की तहवील में रहेंगे। इन पर सबूत मिटाने, अवामी इमलाक को तबाह करने और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के साथ छेड़छाड़ का इल्ज़ाम है। गुजरात में नमाज तरावी अदा करने वाले तलबा पर हिंदुत्व के हुजूम ने हमला कर दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नमाज तरावी अदा करने वाले तलबा पर हिंदुत्व के हुजूम ने हमला कर दिया। इस हमले में चंद तलबा ज़ख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये तलबा मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हिंदुस्तान में आला तालीम हासिल करने यहाँ आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात के अहमदाबाद में वाक़ सरकारी यूनिवर्सिटी में हफ्ते की रात 16 मार्च को अपने हॉस्टल में नमाज तरावी अदा करने पर हिंदुत्व के गुंडों ने इन पर लाठियों और मोहलिक हथियारों से हमला कर दिया और हॉस्टल में पार्क की गई गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। इस हमले की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर गम व गुस्सा पाया जाता है। ज़ख्मी होने वाले तलबा का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मुस्लिम ममालिक से बताया गया है। अफ़गानिस्तान के एक तालिब इल्म ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 मुसलमान तलबा A ब्लॉक में हॉस्टल के अहाते में नमाज तरावी अदा कर रहे थे। 3 आदमी आए और इनसे नमाज ना पढ़ने को कहा। नमाज से फारिग होने के बाद जब तलबा ने पूछा कि इन्हें नमाज़ पढ़ने से क्या मसला है, तो गुंडों ने इनसे जय श्री राम के मजहबी नारे लगाने को कहा और वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद कम अज़ कम एक बड़े हुजूम के साथ वो वापस आए और इन पर पत्थरे बरसाए और लाठियाँ बरसाए। तलबा ने कहा कि बाइक्स, लैपटॉप्स, फ़ोन, AC साउंड सिस्टम वगैरह को भी उन्होंने नुकसान पहुँचाया। कई तलबा ज़ख्मी हैं, जबकि 5-6 तलबा अस्पताल में दाखिल है। 2 अफ्रीका से, 1 बांग्लादेश से, 1 श्रीलंका से, 1 उज़्बेकिस्तान और 1 अफ़गानिस्तान से हैं। जब इनसे पूछा गया कि उन्होंने पुलिस से शिकायत की, तो तालिब इल्म ने जवाब दिया कि हमने नहीं किया। उन्होंने कहा पुलिस यहाँ पहले से मौजूद थी, लेकिन उन्होंने गुंडों को जाने दिया, उन्होंने इन्हें नहीं रोका। शिकायत करने का क्या फ़ायदा, हम यहाँ महफूज नहीं है। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से दरख्वास्त की है कि उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। These guys have been hiding the racism and all that. Today they have really shown their true color. There's no one, the police are not responding. So we don't know what, the police, they are coming. Yeah. Wait a minute. It's right now that the police are responding. We had already called for support. Let's see what are they doing the other side. Are they running?
come. Come. Let's get inside. Let's get inside. These guys are very stupid. They are escaping. They are here busy. सुबह के अवलीन सातों में भैंसा शहर के राहुल नगर इलाके में महकमे पुलिस की जानिब से निर्मल ज़िला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस की हिदायत और भैंसा एएसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल आईपीएस की निगरानी में टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजा रेड्डी की क़ियादत में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और घर घर तलाशी ली गई। मालिकाना दस्तावेज़ात की जाँच की गई और दस्तावेज़ात की अदम दस्तियाबी व बग़ैर नंबर प्लेट के 86 मोटरसाइकिल, 3 4 व्हीलर और 2 2 व्हीलरों को जब्त किया गया। इस प्रोग्राम में सब इंस्पेक्टरान जिनमें मोहम्मद गौस और मोहम्मद शरीफ के अलावा तकरीबन 50 पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। केसीआर बीआरएस हुकूमत के दौरान निज़ाम जैसी बादशाहत लाना चाहते थे, रेवंत रेड्डी का बयान। बीआरएस एमएलए डी नागेंदर और चेवल्ला के एमपी रंजीत रेड्डी कांग्रेस में शामिल। एसआईबी के साबिक डायरेक्टर प्रणीत राव को पुलिस ने ले लिया तहवील में। नमाज तरावी अदा करने वाले बैरून ममालिक के तलबा पर हुजूम का हमला, गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में वाक़या। लोकसभा इंतखाबात, मजलिस के 3 उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी और बीआरएस मिलकर भी कांग्रेस हुकूमत को नहीं गिरा सकती, रेवंत रेड्डी का बयान। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेट चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।